Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta June 2020 Current Affairs Compilation. इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस इसी मंथ की कर चुके हैं। जून 2019 से हमने सभी मंथ के जो कंपाइलेशन है उनकी वीडियोस बनाई हैं, चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर दिस ईयर ओनली। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप जनवरी 2020 से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जून 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड दोबारा से आज हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमारे 50 पेजेस हो जाए एंड 3 मोर वीडियोस बिकॉज 400 नहीं हाँ यस 3 मोर वीडियोस फॉर दिस एंड ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जुलाई के कवर करेंगे, देन नेक्स्ट मंथ हम अगस्त के और करेंगे एंड सितंबर के हम नहीं करेंगे। ओके, सितंबर के हम हार्डली 15 डेज़ के अगर हो सकेगा, आई कैन नॉट प्रॉमिस फॉर दैट। अगर सितंबर का हो सकेगा तो फिर मैं आपको पर डे कराऊंगी, अदरवाइज वीकली कर लेंगे। ठीक है, 2 बार की वीडियोस आ जाएंगी तो वो हम तब कर लेंगे बिकॉज अक्टूबर में तो एग्ज़ाम ही है। तो सितंबर के बस हमें 15 सितंबर तक ही करेंगे एंड जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो हम सितंबर का भी पूरा करंट अफेयर कंपाइलेशन भी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंटर क्रॉपिंग से। थोड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो केरला गवर्नमेंट ने जो कुछ लॉज हैं उनको मॉडिफाई करने का कहा है ताकि जो प्लांटेशन सेक्टर है वो मैनेज कर सके कि किस तरीके से फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स के साथ भी ग्रो किया जाए। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, जैसे टी हो गई, कॉफ़ी, कार्डमम एंड रबर। अब ये जो कानून है इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, जैसे कि केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर, केरला ग्रांट्स एंड लीजेस एक्ट के अंदर, केरला लैंड यूटिलाइजेशन ऑर्डर के अंदर। मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं एंड जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है पीडीएफ के अंदर ही वही रीड करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ज़रूरत क्या है इसकी इंटर क्रॉपिंग की, क्योंकि इससे जो हमारी डिपेंडेंसी है नेबरिंग स्टेट्स पर, जो हम डिपेंड है फूड इंपोर्ट्स के लिए, वो थोड़ा कम होगा एंड फूड प्रोटेक्शनिज्म आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ठीक है, तो इससे जो प्लांटेशंस है वो 8 लाख हेक्टेयर्स तक हो जाएगा केरला के अंदर। प्रोपोज्ड प्लान क्या है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो केरला है उसको 23 एग्रो क्लाइमेट सेक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड कहा है कि ऑरेंजेस, एप्पल्स, एवोकेडोज, ग्रेप फ्रूट, विंटर ये ग्रो किए जा सकते हैं इंटर क्रॉप की तरह हाई एल्टीट्यूड टी प्लांटेशंस में, जैसे कि मन्नार के अंदर। जो रबर ग्रोइंग रीजन्स हैं, जैसे वहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है रमबुटान की, मैंगोस्टीन की, और भी कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं। ये भी कहा गया कि जो जैक फ्रूट्स हैं उसे भी ग्रो किया जाए बिकॉज एज शेड ट्रीज इन टी, कॉफ़ी एंड कार्डमम प्लांटेशंस। तो इनका आप जो पिक्स है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। नाउ इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही फील्ड पे एक ही साथ कल्टीवेट करें। इससे ग्रेटर यील्ड मिलता है एक ही पीस ऑफ लैंड से रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके, क्योंकि एक सिंगल क्रॉप ग्रो नहीं होती। अब कुछ डिफरेंट अप्रोचेज है इंटर क्रॉपिंग की, जैसे एक तो है मिक्स्ड इंटर क्रॉपिंग। यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों क्रॉप्स को मिक्स करोगे, कोई डिफरेंट रो मैनेजमेंट नहीं होगा, किसी भी रो के अंदर कोई भी क्रॉप ग्रो की जा सकती है। रो इंटर क्रॉपिंग में रोज के अंदर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। रिले इंटर क्रॉपिंग के अंदर जैसे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स कुछ टाइम के लिए ग्रो की गई, फिर जब वो क्रॉप जो है अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएगी एंड उसके बाद सेकेंड क्रॉप ग्रो की जाएगी, जैसे रिले रेस होती है। देन स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या है, यहाँ पर भी जो 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स हैं सेपरेट स्ट्रिप्स के अंदर, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रो एंड स्ट्रिप में डिफरेंस यही है। रो में भी रोज़ बनती हैं, स्ट्रिप में भी जो स्ट्रिप्स बनती हैं, लेकिन इसमें गैप होता है। फ़ायदे क्या होते हैं, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो पाता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाती है क्रॉप्स की। ठीक है, देन क्रॉप यील्ड इंक्रीज होता है पर यूनिट एरिया, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल सरफेस इवेपोरेशन भी कम होता है। नाउ कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, ये हर मैकेनाइज्ड फार्मिंग सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, एफिशिएंसी कम होती है प्लांटिंग में, वीडिंग में, हार्वेस्टिंग में, एंड इसके लिए एडवांस प्लानिंग की भी ज़रूरत है।
नाउ लोकस्ट कंट्रोल, तो ये आपने भी मे भी अपने घर के आसपास देखी हो लोकस्ट। तो कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ लोकस्ट के अटैक भी फेस किए गए एंड ये वर्स्ट अटैक रहा 26 ईयर्स में। डेजर्ट लोकस्ट इन्हें कहा गया है। तो डेजर्ट लोकस्ट जो मीन्स टिड्डियाँ हैं, एक तरीके से ग्रास ओपर्स की फैमिली होती है। ये सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन्स में रहते हैं एंड वहीं पर ये ब्रीड करते हैं। एग्स अगर इन्हें देने होते हैं तो ये बेयर ग्राउंड इनको चाहिए होता है, ठीक है। एंड ये स्वाम्स कैसे फॉर्म करते हैं, तो देखिए कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ स्मॉल आइसोलेटेड ग्रुप्स ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ जाते हैं तो फिर इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड फिर ये सॉलिटरी फेज से ग्रीगैरियोस मतलब खतरनाक फेज के अंदर आ जाते हैं एंड स्वाम्स बनाने शुरू कर देते हैं। एक सिंगल स्वाम के अंदर 40 से 80 टिड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एंड ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। अगर कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल हो गई किसी भी जगह पे, मान लीजिए जैसे गुड रेन हो गई, ठीक है, वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन हो गई, तो फिर इनको एग लेइंग एरियाज मिल जाते हैं। तो अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो एक ही सिंगल स्वाम मतलब जिसमें 40 से 80 मिलियन एडल्ट्स हैं वो 20 टाइम्स ओरिजिनल पॉपुलेशन से बढ़ सकते हैं। नाउ क्या कारण है कि एकदम से इतनी सारी टिड्डियाँ आई, तो ये ब्रीड करती हैं ड्राई एरियाज में, जैसे कि साउथ अफ्रीका के इथियोपिया, सोमालिया एंड एरिट्रिया के अंदर, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। एंड और भी इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं एशियन रीजन के अंदर, जैसे यमन में और ओमान में, ईरान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ना ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मार्च अप्रैल में अच्छी बारिश आती है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल ब्रीडिंग एंड होपर डेवलपमेंट हो पाती है। फिर ये जो लोकस्ट है धीरे धीरे राजस्थान में आना शुरू कर देती हैं एंड अप्रैल के फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज़ के अंदर जुलाई अक्टूबर में ये यहाँ पर आ जाती हैं। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं जैसे कि मेकोनू एंड लुबान, जिसकी वजह जो अभी आए थे ओमान एंड यमन के अंदर, तो हैवी रेन्स हुई जिसकी वजह से इनके जो मीन्स कंडीशंस थी वो इनके लिए फेवरेबल हो गई। इनका जो मूवमेंट है वो वेस्टर्ली विंड से भी डिसाइड होता है एंड लोकस्ट को जाना जाता है पैसिव फ्लायर्स के थ्रू। ये ज़्यादातर विंड को फॉलो करती हैं एंड दे डू नॉट टेक ऑफ इन वेरी स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशंस, मीन्स अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं सो ये ज़्यादा उड़ना पसंद नहीं करती। नाउ चिंताजनक क्या बात है, चिंताजनक यही बात है कि ब्रीडिंग करेंगे तो 60 से 80 अंडे एग्स ये 3 टाइम्स मतलब एक सिंगल ग्रीगेरियस फीमेल जो है वो 60 to 80 लेग्स जो है वो 3 टाइम्स है। मीन्स इनकी एवरेज लाइफ साइकिल के कंपैरिजन में ये फसलों को ख़राब करती है, जैसे मेज, सोरगम, वीट एंड ये केन्या, इथियोपिया एंड सोमालिया के अंदर बहुत मतलब तबाही मचाकर आई हैं। इंडिया में भी जो लोकस्ट अटैक्स है वो 1812 में भी देखे गए हैं, 1821 में भी, 1843-44 में भी, 1863 में भी। मतलब ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे, 1869 में, 1878, 1892, 1896, 1897 में भी देखे गए हैं। नाउ फर्स्ट तरीका क्या है, इनके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाए, ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। नाउ जेनेसिस तो 1927-29 में भी इंडिया के सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट में इसको देखा गया था, तब एक कमेटी बनाई गई थी स्टैंडिंग लोकस्ट कमेटी 1929 में एंड सेंट्रल लोकस्ट ब्यूरो भी बनाया गया था 1930 में। 1939 में इनको मिलाकर बना दिया गया लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ पॉपुलर मेथड इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाए, ठीक है, लेकिन अगर दोबारा से यही है इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्रॉप भी ख़राब हो जाती हैं। पुलिस सायरन्स को यूज़ किया जाए एंड बुधनी मे बी इट्स बुधनी और बुधनी नसरुल्लागंज एरिया जो है मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्होंने मीन्स एक तरह से बर्तन बजाकर भी इनको भगाया है। नाउ डिस्ट्रॉय करने होंगे इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है, ऑयल टार्ड स्क्रीन्स यूज़ करने होंगे, ठीक है। देन आपको नेट सिस्टम धोतर मेथड को यूज़ करना होगा ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक को यूज़ करना होगा। नेचुरल प्रेडेटर जैसे वॉस्प, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनको यूज़ किया जा सकता है इन्हें पकड़ने के लिए या इनको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए। स्टेट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ नीडेड। सो एंड कंक्लूजन देखिए यही है, इंसेक्टिसाइड्स थोड़े टाइम के लिए रिलीफ दे देंगी, लेकिन अगेन ये बर्ड्स के लिए खतरा हो जाता है, उन बर्ड्स के लिए भी जो कि लोकस्ट को नेचुरल जोन के प्रेडेटर हैं। सो क्योंकि जैसे आपने वो वल्चर का सुना होगा कि जो वल्चर है वो उनकी पेट में डिक्लोफेनेक चला जाता है, क्योंकि वो जैसे काव को या किसी को भी खा रहे हैं तो ज़्यादा अगर हम इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल्स यूज़ करते हैं तो जो नेक्स्ट उनके ऊपर डिपेंड है उनके अंदर भी वो चला जाता है।
नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। तो CCEA ने अनाउंस किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस बढ़ा दिए हैं सभी खैरिफ क्रॉप्स के लिए। ये रेम्यूनरेटिव प्राइजेस होते हैं ग्रोअर्स के लिए कि भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, इसलिए आपको इतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। नाउ ये रखा गया है निगर सीड के लिए दैट इज़ 755 पर क्विंटल, सीसमम के लिए 370, उड़द के लिए 300, कॉटन के लिए 275। तो ये आपको याद नहीं करना किसके लिए कितना रखा गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट कर देती है कि फार्मर्स जो है वो इस प्राइस पे अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो इस MSP से कम प्राइस रखती है तो जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं वो आ जाती हैं एंड क्रॉप को खरीद लेती हैं एंड प्राइजेस को सपोर्ट करती हैं। तो इसको CCEA दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करता है किसके रिकमेंडेशंस पर, कैप की रिकमेंडेशन पर, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्टी होती है एंड कभी कभी वो इंटरेस्टेड नहीं होते क्रॉप्स को ग्रो करने में। तो अगर उनको एक सपोर्ट प्राइस मिल जाता है सो उनको पता चल जाता है कि ठीक है हमें इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। देन सहकर मित्र स्कीम लॉन्च। तो ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है। इससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सभी प्रोफेशनल्स को, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से वो हों, कि वो एक लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर रोल्स जो है वो निभा सकते हैं थ्रू कॉपरेटिव्स एज फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हर इंटर्न को 4 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होने चाहिए जैसे एग्रीकल्चर में, एलाइड एरियाज़, IT के अंदर। जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी MBA डिग्री कर रहे हैं एग्री बिजनेस में, कॉपरेशन में, फाइनेंस में, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को मदद मिलेगी कि वो यंग प्रोफेशनल्स के न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होगा वर्किंग का। विन विन सिचुएशन है कोऑपरेटिव्स के लिए भी एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी जान लेते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1963 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसके अंदर रीजनल सेंटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटीज़ को, फेडरेशंस को। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर सभी मेंबर्स फार्मर्स होते हैं एंड स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नौ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसके अंदर 4000 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट एंड ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही कंपोनेंट है 2020-21 के लिए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप PMKSY PDMC के अंडर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करेगी। 2015-16 से ही ये ऑपरेशनल है। वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है छोटी छोटी इरिगेशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जैसे कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन फंड जो इसका कॉर्पस है वो 5000 करोड़ का क्रिएट किया गया है विद नेबार्ड। ऑब्जेक्टिव ये आप खुद लिख सकते हैं कि स्पेशल इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेकर लाए जाएंगे, फार्मर्स को इनकरेज किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 55% का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एंड 45% अदर फार्मर्स को, ताकि वो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को यूज़ कर सके। इसके साथ जो स्टेट्स है वो एडिशनल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगी ताकि फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिले टू अडॉप्ट माइक्रो इरिगेशन। तो माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। देन ये आप थोड़ा सा और देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर कौन से आते हैं। एसेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, कमांड एरिया देव एंड वाटर मैनेजमेंट, RRB रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज। देन माइक्रो इरिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या आते हैं? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। देन MG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नाउ वन नेशन वन राशन कार्ड ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं बट हम दोबारा से कंप्लीट करेंगे। 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज येट टू ज्वाइन द स्कीम, ठीक है। तो ये दोबारा ही सेम वो है। नाउ सभी बेनिफिशियरीज जो होंगे खास करके माइग्रेंट्स वो PDS उनको मींस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एसेस कर पाएंगे PDS शॉप से उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। मेन बेनिफिट ये है कि किसी भी पुअर पर्सन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स ना मिलने से कोई प्रॉब्लम ना आए, मीन्स सभी को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स
मिले। इसमें फ्रीडम है कि जो बेनिफिशियरीज है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पीडीएस शॉप से बंधे नहीं होंगे, एंड जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें भी सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट किसी भी शॉप से मिल सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा, राइस जो है वो सबसे महंगे 3 रुपीज़ पर केजी, व्हीट 2 रुपीज़ पर केजी, एंड अदर जो है वो इसमें नहीं गिवन है। तो आई थिंक वैसे जो अदर्स हैं उसके लिए शायद 1 है, ठीक है, बट इसमें मेंशन नहीं है। नाउ सी स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाएगा राशन कार्ड का, ठीक है। नेशनल पोर्टेबिलिटी के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसे बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर भी बना सकती हैं। 10 डिजिट का ये आपका राशन कार्ड नंबर होगा, जिसमें पहली 2 डिजिट्स जो होंगी वो होंगी आपकी स्टेट कोड, नेक्स्ट 2 डिजिट्स नंबर होगा, अनदर 2 डिजिट्स भी होंगी ताकि इसके अंदर ये पता चल सके कि यूनिक मेंबर आईडी क्या है, एंड राशन कार्ड भी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि करप्शन से प्रॉब्लम करप्शन होगी इसके अंदर भी, क्योंकि चीटिंग करने वाले तो चीटिंग करते ही हैं, है ना, तो यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेंगे। कॉमन मैन के लिए बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो पीडीएस शॉप है वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तमिलनाडु ने इसका अपोज किया है क्योंकि वो कहते हैं कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। वे फॉरवर्ड क्या है? जो करंट माइग्रेंट क्राइसिस है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी जो चैलेंजेस फेस किए, तो हो सकता है इसके थ्रू कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। इसलिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है उससे हेल्थ एंड अदर थिंग्स का भी असेस मिल पाएगा। नाउ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च्ड, तो ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, एंड इसे कैबिनेट ने अप्रूव किया है एंड रिसेंटली अनाउंस आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अंदर। इसके अंदर 15,000 करोड़ जो है वो फंड का साइज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा किसमें? डेयरी में, मीट प्रोसेसिंग में, एंड एनिमल फीड प्लांट्स में। कौन कौन एलिजिबल है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमईज, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जिनका 10% मार्जिन मनी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। बाकी जो 90% है वो लोन के थ्रू मिलेगा, शेड्यूल्ड बैंक्स के थ्रू। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड करेगी। क्रेडिट गारंटी फंड इसके अंदर 750 करोड़ का इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसे जो नेबार्ड है वो क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। 25% जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो गारंटी के अंदर रहेगी। कैपिटल की अवेलेबिलिटी होगी, रिटर्न्स जो हैं वो इन्हांस होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे इनकम भी बढ़ेगी। देन देखिए स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। ये 5 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट रहेगी 2024-25 तक। यूनियन कैबिनेट ने लास्ट मंथ ही इसको अप्रूवल दिया है एंड इट इज़ फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन ऑल इंडिया बेसिस। फाइनेंस को बढ़ाना है, रिवेन्यूज़ को बढ़ाना है, फूड क्वालिटी जो है उससे मीन्स अच्छी करनी है, सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर पर लेकर जाना है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद करनी है, वेस्ट से वेल्थ एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर फोकस करना है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। गवर्नमेंट इसे स्टेट्स के साथ शेयर करेगी 60:40 पर। 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ असिस्ट किया जाएगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी 35% की विद सीलिंग ऑफ ₹10 लाख, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एज इट इज़ लर्न करने होंगे। बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन कम से कम 10% और बाकी अमाउंट कैसे? लोन के थ्रू। जो सीड कैपिटल है वो सेल्फ हाउस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उन्हें भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मेन जो फोकस है वो पेरिशेबल्स पर है क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नाउ ये जो स्कीम में से मॉनिटर किया जाएगा, सेंटर लेवल पर कौन मॉनिटर करेगी? इंटर मिनिस्ट्रियल एम्पावर्ड कमेटी जो कि एफपीआई के चेयरमैनशिप के अंदर रहेगी। स्टेट या यूटी लेवल पर इसे चेयर करेंगे चीफ सेक्रेटरी। स्टेट और जो यूटीज़ होंगे वो एनुअल एक्शन प्लान भी बनाएगी जिसे अप्रूव कराना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन भी होगा एंड मिड टर्म में आके रिव्यू भी होगा। नेशनल लेवल पोर्टल भी सेटअप किया जाएगा। बेनिफिट क्या है? 8 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को फ़ायदा होगा एंड जो कॉम्पिटिटिव बनेंगे वो 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी।
एसेस मिलेगा क्रेडिट को, बेटर इंटीग्रेशन हो पाएगा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स के साथ, कॉमन सर्विसेज मिल पाएंगी जैसे सोर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। हमें इस स्कीम की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 25 लाख अनरजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं जो कि 98% सेक्टर को कवर करती हैं। ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनफॉर्मल है। 66% यूनिट्स ये रूरल एरियाज़ में है, 80% फैमिली बेस्ड ही है। तो इनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। उन चैलेंजेस को कम करने के लिए एंड क्योंकि हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है 2022 तक, तो इसलिए ये बनाई गई है। नाउ कुछ टॉपिक्स, लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे इकोनॉमी पर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ चेंजेस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो कंट्री ऑफ ऑरिजिन इन जेम प्लेटफॉर्म। सो जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मैंने किसी एक वीडियो में इसका गलत फुल फॉर्म बोल दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। एंड स्टार्ट करते हैं। तो कंट्री ई मार्केट प्लेस ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए एंड आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। मैंडेटरी होगा सेलर्स के लिए कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन में एंटर करें। जब भी अपना न्यू प्रोडक्ट्स रजिस्टर करते हैं, वो सेलर्स जो ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर चुके हैं उन्हें भी अपडेट करना होगा। इंडिकेशन देना होगा कि कितना परसेंटेज इनके प्रोडक्ट्स में लोकल कंटेंट का है। मेक इन इंडिया जो फिल्टर है दैट हैज़ बीन इनेबल्ड, इसे इनेबल कर दिया गया है। एंड बायर्स जो है वो वही प्रोडक्ट्स बाय करें जिसके अंदर 50% कम से कम लोकल कंटेंट हो। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक नया तरीका है, स्टेट ऑफ आर्ट है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है एंड एंट्री बैरियर्स को ख़त्म किया जा रहा है, सेलर्स को एंड बायर्स के लिए हेल्पफुल है। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी आएगी, लिस्ट कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स को। सो कॉमन पॉइंट्स हैं। देन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020। तो कुछ स्टेट्स ने अपने कंसर्न्स वॉइस किए हैं अगेंस्ट द प्रोपोज्ड बिल, जिसके अंदर है वेस्ट बंगाल, पंजाब, पुडुचेरी, केरला, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये कहते हैं कि जो बिल है ये वॉयलेट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंड सेंटर को एक्यूज़ किया है कि स्टेट्स के साथ कंसल्ट नहीं किया गया जबकि इलेक्ट्रिसिटी करंट लिस्ट में आता है। इस बिल के थ्रू सब्सिडीज को खत्म किया गया है। सभी कंज्यूमर्स, फार्मर्स को भी अपना टैरिफ पे करना होगा एंड द सब्सिडी विल बी सेंट टू देम। सब्सिडी जो मींस मिलेगी वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलेगी। स्टेट्स इसलिए चिंतित हैं क्योंकि लोगों को अब जो ज़्यादा सम पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का एंड दिस वुड रिजल्ट इन डिफ़ॉल्ट्स, जिसकी वजह से पेनल्टीज़ होंगी, डिसकनेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ट्रेडिशन एंड यूज़, इसको क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग लॉज है एंड जो सभी प्रोविजंस है इस एक्ट के वो डेटेड एंड आर्किक है, मीन्स अपडेट होना होगा। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट 2020 ये हमने आपको बताई दिया। अब अमेंडमेंट्स क्या की गई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होगी कि वो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को प्रिपेयर करे, नोटिफाई करे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स एंड गाइडलाइंस बताएंगे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा। एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके पास ही सारी जुरिस्डिक्शन होगी कि किस तरीके से मैटर्स के साथ डील करना है। ठीक है, देन पेमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी अमेंडमेंट्स की गई हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो शेड्यूल्ड शैल बी शेड्यूल्ड और डिस्पैच्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर अनलेस एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब तक सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट नहीं होगी तब तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्पैच नहीं किया जाएगा, तो पेमेंट सिक्योरिटी है। सिलेक्शन कमेटी के साथ कंसल्टेशन करना होगा। सब्सिडी मैंडेटेड का ग्रांट है, मीन्स जैसे टैरिफ पॉलिसीज हो गई, चार्जेस हो गए, मींस इनको और भी प्रोग्रेसिवली क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके पास पावर होगी हाई कोर्ट की तरह कि अगर कोई जान पूछ के कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या बात नहीं मानता है तो फिर इसके अंदर भी अपील कर सकते हैं एंड ये पूरे इंडिया के लिए जो है वो एप्लीकेबल है एंड ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अब ये जम्मू कश्मीर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी के अंदर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, पावर होंगी सभी सिविल कोर्ट की।
नाउ सी इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च्ड इन ई सेरेमनी। तो इंडियन गैस एक्सचेंज फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये एक डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नेचुरल गैस को डिलीवर करेगा। होली ओन्ड सब्सिडरी है IEX का, दैट इज़ इंडियाज़ एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म का। एंड पूरा मीन्स इसके अंदर वेब बेस्ड इंटरफेस आपको मिलेगा। तो ये कैसे काम करता है, इसके अंदर जो बायर्स हैं या जो सेलर्स हैं नेचुरल गैस के, वो स्पॉट मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आ सकते हैं। एंड 3 हब्स बनाए गए हैं इसके। एक तो गुजरात के दहेज एंड हजीरा के अंदर, ये आप ज्योग्राफी के बुक के अंदर भी देख सकते हैं। काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में। जो भी इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगी उसको रीगैसिफाइड किया जाएगा एंड फिर फार्मर्स बायर्स को सेल किया जाएगा। फार्मर्स को नहीं, सॉरी, बायर्स को। ये जो एक्सचेंज है ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अलाउ करता है, जैसे नेक्स्ट डे के लिए, 1 मंथ के लिए, 6 मंथ्स तक के लिए भी। क्या डोमेस्टिकली भी जो प्रोड्यूस नेचुरल गैस है वो इन एक्सचेंज पे बोट एंड सोल्ड हो सकती है? तो नो, जो उसका प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी एंड वो गैस एक्सचेंज पर सोल्ड नहीं हो सकती। ये सिर्फ जो आपकी इम्पोर्टेड होंगी एक तरीके से, ठीक है। IGX इंडियन जो गैस एक्सचेंज है वो बनाया गया है। एंड ये मीन्स, देखिए ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है, लेट मी चेक इट अगेन, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि इम्पोर्टेड ही है, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस इस पर ब्रॉट एंड सोल्ड नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इम्पोर्टेड ही है, ओके, इम्पोर्टेड वन ही, ठीक है। नाउ व्हाई वाज दिस नेसेसरी? क्योंकि जो डोमेस्टिक है गैस वो हैज़ बीन फॉलिंग लास्ट 2 फिजिकल ईयर से एंड कम प्रोडक्टिव रहा है। तो इम्पोर्टेड LNG अकाउंट्स जो हैं उनको क्या करना होगा, थोड़ा सा ठीक ढंग से देखना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए एंड नेशन जो है वो फ्री मार्केट प्राइसिंग हो सके नेचुरल गैस की, ट्रांसपेरेंसी के लिए बेसिकली। नेचुरल गैस क्या होती है? ये क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है सभी फॉसिल फ्यूल्स में से। एक फीड स्टॉक है, फर्टिलाइज़र बनाना हो, प्लास्टिक बनाना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए भी फॉर व्हीकल्स। सो थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करेंगे एंड 3 मोर वीडियोज़ आफ्टर दैट आपका ये जो कंपाइलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। ओके, सो थैंक यू।